हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पिरा। इंस्पिरा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंस्पिरा पे चल रहा है कंप्लीट रिवीजन क्लास, जिसमें हम कवर कर रहे हैं 1 घंटे में पूरा सब्जेक्ट विद टॉप मोस्ट क्वेश्चंस, जिसके आने की प्रोबेबिलिटी एग्जामिनेशन में हाई है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हम फिजिक्स के फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग विच इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आई होप मैं यहाँ किसी भी क्वेश्चन को बहुत डिटेल में नहीं ले जाऊंगी, क्योंकि ये रिवीजन बैच है तो कॉन्सेप्ट को समझाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का, तो मैं ये उम्मीद करके चलती हूँ कि आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का बेसिक आइडिया होगा कि कितने सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के तहत हमारे कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, छोटा सा रिवीजन। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट को मैं ई करंट लिख रही हूं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके। अब अगर आपको इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स अगर आपको याद हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। कैसे? इन द फॉलोइंग विच इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, वर्क। अब इट इज क्लियरली रिटन कि फोर्स और वेलोसिटी और वर्क तो नहीं है, तो क्या है फंडामेंटल फिजिकल यूनिट? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज? फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, हीट और क्वालिटी। अब हर्ज में क्या मेजर होता है? हम शुरू से जानते हैं कि वेवलेंथ को हम एंगस्ट्रॉन में मेजर करते हैं और फ्रीक्वेंसी को हर्ज में करते हैं। तो हमारा क्या आंसर जाएगा? ए, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज ओम मीटर। ओम मीटर किसका यूनिट है? ऑप्शंस हमारे क्या क्या हैं? रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी, चार्ज। कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए जो आपको नहीं पता है तो उस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, ऑप्शंस तक जरूर पढ़ना है। कई बार क्वेश्चंस ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाते हैं, तो हम यहाँ के इजीएस्ट ऑप्शन को पिक करेंगे। तो हमारा इजीएस्ट ऑप्शन है चार्ज। चार्ज के बारे में सबको आइडिया होगा कि इसका यूनिट क्या है? कुलम। मैं सी डिनोट कर रही हूँ, जो उसका यूनिट है सी। ठीक है, रेसिस्टेंस हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कि रेसिस्टेंस का जो यूनिट है वो है ओम, वर्ड्स में लिखें तो ओम। ठीक, कंडक्टेंस इज द अपोजिट ऑफ रेसिस्टेंस, तो इसको यहां भी उल्टा लिखते हैं, MHO भी लिखते हैं, और इट इज एन ओल्डर नेम तो सिमेंस भी लिखते हैं। ठीक है, ओके। तो रह क्या गया हमारे पास? रेसिस्टिविटी। अगर आपको रेसिस्टेंस और चार्ज पता होता तो आपके पास कंडक्टेंस और रेसिस्टिविटी बचती। इन दो में से आप एक चांस ले सकते थे क्वेश्चन करने का। तो रेसिस्टिविटी को हम देखते हैं कि रेसिस्टिविटी होती क्या है। सबसे पहले तो ये हम जानते हैं कि रेसिस्टिविटी को डिनोट करते हैं रो से। किससे करते हैं? रो से। दिस इज द सिंबल ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक, अब ये है क्या? अब रेसिस्टिविटी इट इज द फीचर, इट फीचर बोल लीजिए, इट इज अ कैरेक्टर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो कितना स्ट्रांगली इलेक्ट्रिक करंट को रेसिस्ट कर सकता है, दैट इज रेसिस्टिविटी। तो व्हाट इज दैट? अगर रो के फॉर्मूला को हम लिखेंगे तो दिस इज लेंथ, ओके, जस्ट अ सेकेंड। रेसिस्टिविटी को अगर हम रो से डिनोट करते हैं, रो, एक मिनट, रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। रेसिस्टेंस, यहाँ पे R इज रेसिस्टेंस, A इज एरिया, L इज लेंथ। रेसिस्टेंस का हमने यहाँ पे यूनिट क्या देखा? ओम। तो ओम, एरिया इज मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज मीटर। मीटर स्क्वायर से गया तो क्या बच गया? ओम मीटर।
तो रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर। ओके, तो आंसर हमारा हो गया रेसिस्टिविटी। नेक्स्ट, लाइट ईयर। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, टाइम, स्पीड ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब ईयर से नहीं जाना है कि ईयर है तो टाइम होगा, इट इज लाइट ईयर। क्या है, एक साल में लाइट जो डिस्टेंस कवर करता है उसको कहते हैं लाइट ईयर। तो व्हाट इज दैट, डिस्टेंस। करेक्ट। फिफ्थ, मैच द फॉलोइंग। अब हमें क्या करना है, यूनिट मैच करना है। जूल, एम्पियर, वॉट और वोल्ट दिया हुआ है, करंट, पावर, वर्क, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो सबसे इजी यहाँ पे क्या है, करंट। ठीक है, करंट को हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत बिगिनर्स का भी ये टॉपिक है फिजिक्स में। तो करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर। वर्क क्या होता है, एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, तो वर्क डन इज जूल। वॉट क्या होगा, इलेक्ट्रिक, वॉट इज पावर, और वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, करंट का एम्पियर 1, बी का 1, बी का 1, ए हमारा आंसर है। नेक्स्ट, क्वांटिटी को यूनिट से फिर से मैच करना है। इस तरह के क्वेश्चंस पीसीएस में खूब आते हैं। हाई स्पीड, वेवलेंथ, प्रेशर, एनर्जी, मैक, एंगस्ट्रॉन्ग, पास्कल और जूल। अब अगर मैक नाम नहीं सुना है तो मैं, अगर सुना, अगर भूल भी रहे हैं तो मैं रिकॉल मान के चलती हूँ आपने सुना ही होगा। इसको रिकॉल करते हैं कि मैक क्या होता है। मैक इज अ डायमेंशनलेस यूनिट। जनरली आपने सुना होगा सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, तो इन सब में मैक यूज होता है। इट इज अ रेशियो, किसका किसका रेशियो है ये, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट का और स्पीड ऑफ साउंड का। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तो हाई स्पीड हो गया मैक। वेवलेंथ हम जानते हैं एंगस्ट्रॉन, लेमडा, प्रेशर पास्कल, एनर्जी जूल, जो हमने देखा वर्क डन और एनर्जी। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ए का 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो सी इज द आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव यूनिट। अब हमसे पूछ रहा है कि इन सब में से यूनिट लेस क्वांटिटी कौन है। स्ट्रेस, फोर्स, स्ट्रेन और प्रेशर। स्ट्रेस इज अ काइंड ऑफ प्रेशर, तो इसके पास तो यूनिट है भाई। फोर्स का न्यूटन हम जानते हैं, प्रेशर का पास्कल जानते हैं। तो एक यूनिटलेस क्वांटिटी क्या है, स्ट्रेन। फिजिकल स्ट्रक्चर में जो चेंज आता है दैट इज स्ट्रेन, कि किस हद तक उसमें चेंज आ सकता है, दैट इज स्ट्रेन। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय डॉब्सन यूनिट। अब ये डॉब्सन यूनिट आपको नाम सुन के लग रहा है, यूनिट है तो लग रहा है फिजिक्स का, लेकिन अगर जिन्होंने इकोलॉजी इन्वायरमेंट पढ़ा है और वहां अगर आपने ओजोन लेयर डिप्लीशन पढ़ा होगा, तो ओजोन लेयर डिप्लीशन में हम पढ़ते हैं कि एक लेयर है जो डिप्लीट हो रही है, तो उसको मेजर हम उस थिकनेस को, कि कैसे ओजोन लेयर कम हो रहा है, तो उस थिकनेस को मेजर किस में करते हैं, डॉब्सन यूनिट में, डीबी। इसको डीबी भी लिखते हैं, दैट इज ओजोन कंसंट्रेशन। यही ध्यान रखेंगे कि ओजोन कंसंट्रेशन को हम किस में मेजर करते हैं, डॉब्सन यूनिट में। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। वोल्ट मीटर, एम मीटर, पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर। आई होप आपको इन सब के नाम पता होंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। तो वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को ही मेजर करता है, हमसे नॉट करेक्टली पूछा है, ये तो सही है। एम मीटर इलेक्ट्रिक करंट को करता है, ये भी सही है। पोटेंशियोमीटर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को करता है, और गैल्वेनोमीटर ये इसके लिए लिखा है इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। ये इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस को नहीं मेजर करता, ये करंट को ही मेजर करता है ड्यू टू द डिफ्लेक्शन इन द मूविंग कॉइल। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि मूविंग कॉइल के डिफ्लेक्शन की वजह से जो करंट में चेंज आता है उसको कौन मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर। रिंगलमैन स्केल, ये एक नया नाम है। कई बार एग्जामिनेशंस में, डिफरेंट पीसीएस एग्जाम्स में इसको पूछा गया है कि रिंगलमैन स्केल इज यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी ऑफ द फॉलोइंग। किसको मेजर करते हैं रिंगलमैन स्केल से, स्मोक को। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए इसको फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, बायोलॉजी में पढ़ते हैं, क्योंकि ह्यूमन ऑर्गन से रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, नर्वस सिस्टम आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो इंसेफेलोग्राम है, ये इंसेफेल किसके लिए आता है, सिफेल वर्ड इज फॉर ब्रेन। हमारे ऑप्शंस क्या क्या है, हार्ट, लिवर, पैंक्रियाज और ब्रेन। ठीक है, रिचर्ड स्केल की बात आ गई। रिचर्ड स्केल
फिजिक्स का भी क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? वेलोसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव्स, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो किसको मेजर करता है रिचर्ड स्केल? एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव्स। अब फिर से आ गया मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। फैदोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर और अल्टीमीटर। अब एक एक करके मिलाते हैं, जिसको जिसको जानते हैं उस हिसाब से मिलाएंगे। ठीक, अगर हाइग्रोमीटर की बात करेंगे तो ह्यूमिडिटी से। एलटी, ये जो वर्ड है ये आता है हाइट के लिए। ऑल्टीट्यूड हम पढ़ते हैं, तो ये ऑल्टीमीटर क्या हो गया? ऑल्टीमीटर इज फॉर हाइट। तो यहां से भी देख सकते हैं कि हाइग्रोमीटर सी का 2 दो ऑप्शन में आ गया, ऑल्टीट्यूड डी का 3 एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर तो बी ही होना है। फिर भी देख लेते हैं कि बैरोमीटर क्या करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, और फेदोमीटर क्या करता है? डेप्थ ऑफ द सी को मेजर करता है। तो ऐसे हमारा आंसर क्या हो गया? ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। द apparatus used for detecting lie। अब इसको फिल्मों में आपने देखा होगा, पॉलीग्राफ को, है ना? यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग लाई क्या है? पॉलीग्राफ, पायरोमीटर, गायरोस्कोप और काइमोग्राफ। दिस इज पॉलीग्राफ। ये होता क्या है? बेसिकली ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है कि जब क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं पूछने वाले, अगर आपने फिल्मों में देखा होगा तो जब सीबीआई या पुलिस क्वेश्चनिंग करती है तो उसमें क्या करती है कि क्वेश्चन पूछा, और ये मेजर क्या करती है? ऑब्जर्व करती है आपके रेस्पिरेशन को, कितनी बार सांस लिया, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट से ज्यादा आपने ब्रीद किया, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, उस बेसिस पे ये तय करती है कि ये झूठ बोल रहा है कि सच। तो अपैरेटस कौन सा है लाई को डिटेक्ट करने के लिए? पॉलीग्राफ। ओके, अब पायर है तो आपको पता होगा दिस इज रिलेटेड टू हीट। गायरोस्कोप, समथिंग मूविंग इज गायरोस्कोप। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? स्केलर और वेक्टर, इसका एक बेसिक आइडिया आपको जरूर होगा कि स्केलर इज डायरेक्शनलेस, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है, और स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो इसमें हमसे क्या पूछा है? स्केलर मतलब जिसके पास डायरेक्शन नहीं है। ऑप्शंस क्या क्या है? फोर्स, प्रेशर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। फोर्स के पास डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है, एक्सेलरेशन के पास डायरेक्शन होता है। किसके पास डायरेक्शन नहीं होता है? प्रेशर के पास। प्रेशर क्योंकि ये सराउंडिंग में लगता है, चारों तरफ से प्रेशर लगता है, इसलिए pressure will be the answer. Next, which physical quantity is represented by the ratio of momentum and velocity of the body? क्या पूछ रहा है हमसे कि कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो मोमेंटम और वेलोसिटी, किसी भी बॉडी की मोमेंटम और वेलोसिटी के रेशियो को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मास और फोर्स। ऐसे क्वेश्चंस में घबराना नहीं है, ये बहुत फिजिक्स वाले लैंग्वेज का क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत बेसिक क्वेश्चन। कैसे है कि मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं P से, वेलोसिटी को V से। अगर आप देखेंगे कि मोमेंटम और वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, तो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। हमसे क्या पूछ रहा है? रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी, मतलब P बाई V। तो ये क्या आ गया हमारे पास? मास। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा हमारा? C, मास। If the number representing volume and surface area of a cube are equal, क्या पूछ रहा है? एक नंबर है which represents the volume and surface area of a cube are equal, कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया क्यूब का इक्वल है, देन द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। क्वेश्चन क्या है हमारा? लेंथ ऑफ द एज, लेंथ हमसे पूछ रहा है। तो एक इक्वेशन बना लेते हैं हाफ पार्ट को लेके। पहले क्या कह रहा है? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है? अगर एल लेंथ है तो एल क्यूब, और सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का? ये आपके मैथ के लिए जरूरी है, 10 क्वेश्चन बीपीएससी में क्वांट के भी आएंगे। क्वांट रीजनिंग को मिला के तो हो सकता है मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन आ जाए, तो आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम याद होने चाहिए। इक्वल है तो इक्वल हमने कर दिया। अब लेंथ ऑफ द एज हमसे पूछ रहा है, तो क्या होगा? कुड बी रिटन लाइक दिस। तो अगर एल स्क्वायर को आप इधर ले जाएंगे तो 6L स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, 6 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर जाएगा हमारा? डी। नेक्स्ट,
Which of the following energy changes involves frictional force? अब फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पढ़ा है आपने, अगर फोर्स चैप्टर पढ़ा है तो आपने जरूर फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा होगा। फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, ये सब पढ़ा होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स का रिलेशन किससे होता है? कहीं भी अगर हम चलते हैं तो हमें फ्रिक्शन फोर्स अगर नहीं होगा तो बहुत स्मूथली हम चल नहीं पाएंगे। तो कोई भी रफ सरफेस फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है, रबिंग फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व्स फ्रिक्शनल फोर्सेस। क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, पोटेंशियल इनटू साउंड, केमिकल इनटू हीट। तो काइनेटिक एनर्जी का हीट एनर्जी में बदलना, मूवमेंट जो एनर्जी लूज करेगा, और लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा? एक तरह से हीट प्रोडक्शन। तो दैट वुड बी फ्रिक्शनल फोर्स। अब एक मैच द फॉलोइंग आ गया है। क्या पूछ रहा है हमसे? एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस और मैकेनिज्म। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा लाइट टू इलेक्ट्रिक। ऑप्शंस हमारे क्या क्या हैं? कार ब्रेकिंग, न्यूक्लियर रिएक्टर, लाउड स्पीकर, सोलर सेल और फ्यूल कंबशन। लाइट टू इलेक्ट्रिसिटी चेंज कौन करता है? सोलर लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कौन करेगा? सोलर सेल। तो ए का 4 आ गया। एक बार ऑप्शन देखें कि ए का 4 है कहीं। यही मिल गया हमें, ए का 4। आंसर तो यही होगा, लेकिन और देखते हैं। इलेक्ट्रिक टू साउंड कौन करेगा? लाउड स्पीकर। मास टू हीट, मास टू हीट न्यूक्लियर रिएक्टर। केमिकल टू हीट एंड लाइट, फ्यूल कंबशन। ठीक है, तुम्हारा आंसर है बी। नेक्स्ट, अ बस इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। अब बस का क्वेश्चन आता है, इतना तो समझ में आ गया कि हम काइनेटिक्स में घुस चुके हैं। ठीक है, मोशन वाले चैप्टर में आ गए हैं। अगर आपने बेसिक 7th 8th की फिजिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा कि मोशन चैप्टर से हम ऐसे क्वेश्चंस देखने लगते हैं। अब बस इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। एक बस है जो स्ट्रेट पाथ पे चल रही है। ठीक है, टेक्स अ शार्प टर्न टू द राइट साइड। एक बस है जो सीधी चल रही है और एकदम से एक टर्न ले लेती है राइट साइड को। सडनली द पैसेंजर्स सिटिंग इन द बस विल। अब कह रहा है कि बस है जो सीधी चल रही है, राइट साइड मुड़ जाती है, तो पैसेंजर की डायरेक्शन को पूछ रहा है। ऑप्शंस क्या क्या है? बेंड टुवर्ड्स राइट साइड, फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बेंड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, मोर देन वन ऑफ द एबव। अब अगर इस क्वेश्चन को हम समझें, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, तो अगर आप मोशन आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो यहाँ थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हम उसमें रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं। रिलेटिव मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब बस चल रही है तो वो मोशन में है, तो हम भी मोशन में। ठीक है, तो जब बस राइट टर्न लेती है तो वी आर सिटिंग इन द बस, तो हमारे बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो बस के रिलेटिव मोशन के साथ चल रही है। तो जो लोअर बॉडी पार्ट है वो बस के हिसाब से राइट टर्न करेगी, और जो हमारा अपर बॉडी पार्ट है इट इज स्टिल इट मेंटेन्स द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो जब बॉडी बस के साथ राइट टर्न मुड़ रही है, लोअर बॉडी, तो अपर बॉडी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? लेफ्ट। वो अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट को छोड़ के कंपैरेटिवली रिलेटिव मोशन उसका क्या हो जाएगा? लेफ्ट की ओर। तो हमारी बॉडी किधर बेंड करेगी? लेफ्ट साइड की तरफ। आप इसको रिलेट कर सकते हैं ट्रेन के एग्जाम्पल के साथ भी। जब भी हम ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन स्टार्ट होती है तो एक जर्क लगता है जब ट्रेन फॉरवर्ड जाती है। तो जब ट्रेन फॉरवर्ड जाती है तो हम बैकवर्ड होते हैं। क्या होता है वो? कि ट्रेन के मोशन के साथ तो हमारी लोअर बॉडी है जो ट्रेन के साथ आगे जा रही है, और हमारी अपर बॉडी क्या है? स्टिल इट इज मेंटेनिंग द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो हमारी बॉडी है रेस्ट में, ट्रेन गई आगे तो हमारी अपर बॉडी अपने आप कैसे क्या हो जाएगी? पीछे। तो ये सब इनर्शिया ऑफ रेस्ट और रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस हैं, जिसको आप अगर आपने कॉन्सेप्ट मोशन का समझा है तो इजिली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द आइस देन ऑन द रोड। अब पूछ रहा है कि आइस पे चलना डिफिकल्ट क्यों है रोड पे चलने से? क्यों डिफिकल्ट है आइस पे चलना? क्योंकि इट इज स्मूथ। स्मूथ होगा हम चलेंगे तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस ही नहीं होगा। फ्रिक्शन कम होगा तो चलना मुश्किल हो जाएगा। फ्रिक्शन जरूरी है हमारे स्मूथ वॉकिंग के लिए, तो आइस फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा नहीं तो चलना मुश्किल हो जाएगा। ऑप्शंस देखते हैं। आइस इज हार्डर देन रोड,
Road is harder than ice. Ice does not offer any reaction when we push it with our body. Ice has lesser friction than the road. ठीक है, D will be the answer. A goalkeeper in a game of football pulls his hand backwards. कोई भी गोलकीपर इन द फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट में कोई कैच ले रहा हो, तो वो क्या करता है, पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड्स, अपने हाथ को पीछे खींचता है बॉल को कैच करने के लिए, आगे को हाथ नहीं करता है बॉल कैच करने के लिए, हाथ पीछे करता है. दिस इनेबल्स द गोलकीपर टू. अब वो क्यों करता है हाथ पीछे की ओर? अगर हमने पढ़ा होगा न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ अगर आपने पढ़ा होगा, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, होप इट इज विजिबल. नहीं विजिबल है तो एक पेज ले लेते हैं. न्यूटन्स सेकेंड लॉ के मुताबिक, न्यूटन्स सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मैं ये मान के चलती हूँ कि आपने पढ़ रखा है न्यूटन सेकेंड लॉ. अब ये एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, v अपॉन टी, दैट इज फोर्स. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस टाइम को, मोमेंटम जो इम्पल्स है उसको कम करना है. तो हम हाथ जब पीछे कर रहे हैं तो टाइम को बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं. तो फोर्स जो होगा, इम्पल्स जो होगा, इंटेंसिटी वो कम हो जाएगी, क्योंकि टाइम बढ़ा दिया है तो ये कम हो जाएगा. ठीक है, समझ में आया कि क्यों हाथ पीछे करते हैं, टाइम को बढ़ाने के लिए, कि वो चोट थोड़ी कम लगे, इंटेंसिटी, वो जो फोर्स की जो इंटेंसिटी होगी वो कम हो जाए. ठीक, अब ऑप्शंस पढ़ते हैं. डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एक्सर्ट लार्ज फोर्स ऑन द बॉल, इंक्रीज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड्स, मोर देन वन ऑफ द अबव. क्या होगा, डिक्रीज, हमें मोमेंटम ऑफ चेंज को डिक्रीज ही तो करना है टाइम को बढ़ा के, तो क्या आंसर जाएगा, ए. नेक्स्ट, अब हमसे कह रहा है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ टू बॉडीज ऑफ सेम मास ऑफ 4:9, द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज विल बी. क्या कह रहा है हमसे, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का मास इक्वल है, दो बॉडी है जो सेम मास की है ना, तो m इज इक्वल m1 इज इक्वल टू m2, है ना, ऐसे ही तो लिखते हैं, m1 इज इक्वल टू m2. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ 1/2 इंटू मास इंटू वी स्क्वायर. हमारे पास मास इक्वल है, 1/2 ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा. तो काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 2 को हम कर सकते हैं v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर. तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4:9. तो अगर आप 4:9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये वैसे ही 2/3 हो जाएगा. तो क्या आंसर जाएगा हमारा, वेलोसिटीज क्या हो जाएगा, v1 अपॉन v2 इज का रेशियो हो जाएगा 2:3. ठीक, आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद हो तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट, साइकिल एंड कार्स यूज्ड बॉल बेयरिंग बिकॉज. अब साइकिल्स एंड कार्स में बॉल बेयरिंग यूज करते हैं, क्यों करते हैं, चलो पढ़ते हैं. The actual area of contact between the wheel and axle is increased. The effective area of contact between wheel and axle is increased. अगर एरिया हमको इंक्रीज ही करना रहेगा तो बॉल बेयरिंग्स को ऐड क्यों करेंगे. The effective area of contact between the wheel and axle is reduced. रोटेशनल मोशन को कम करने के लिए, रोटेशनल फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या करेंगे, effective area of contact between the wheel and axle is reduced. Ball bearings are used to convert static friction. रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है ये, क्या करेंगे, बॉल बेयरिंग्स ऐड क्यों करते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन को बनाने के लिए, ड्रैग स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसके लिए करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, ऑयल टैंकर को लेके क्वेश्चन है कि ऑयल टैंकर इज पार्शियली फिल्ड विद ऑयल. ठीक है, ऑयल टैंकर को क्या किया है, पार्शियली फिल किया है ऑयल से, फिल्ड विद ऑयल एंड मूव्स फॉरवर्ड ऑन अ लेवल रोड. एक रोड पे एक ऑयल टैंकर चल रहा है, आपने देखा भी होगा, नेशनल हाईवेज पे ऑयल टैंकर चलते रहते हैं. पार्शियली फिल्ड है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द फ्री सरफेस ऑफ ऑयल, देन क्या पूछ रहा है हमसे, एक ऑयल है,
ऑयल टैंकर चल रहा है जो पार्शियली फिल है, उसको पूरा फिल नहीं करते हैं, क्यों? हो सकता है हीट होने की वजह से, जब गाड़ी चल रही है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर लिक्विड का थर्मल एक्सपेंशन हो जाए, है ना, वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाए, तो इसीलिए उसको क्या करते हैं, पार्शियली फिल करते हैं। और अगर थर्मल एक्सपेंशन से लिक्विड फैल गया तो वो प्रेशर कहाँ जाके एग्जर्ट होगा, ड्राइवर पे, ठीक है, ड्राइवर जहां बैठ के गाड़ी चला रहा है उस पे एग्जर्ट होगा, इसलिए उसको पार्शियली फिल करते हैं। तो फ्री सरफेस ऑफ द ऑयल देन रिमेन्स हॉराइजॉन्टल। B is inclined to the horizontal with smaller depth at the rear end, कि incline होगा लेकिन depth जो होगी rear end पे वो छोटी होगी। Is inclined to the horizontal with larger depth at the rear end, assumes parabolic curve। आपने जब भी ऑयल टैंकर को देखा होगा तो उसमें हमेशा एक लार्जर एंड का गैप बनाया जाता है ना, आपने जब भी देखा होगा टैंकर को ऐसे इंक्लाइन रहता है, इंक्लिनेशन में क्या होता है कि रेयर एंड पे देर इज अ लार्जर गैप, बस रीजन क्या होता है कि लिक्विड का थर्मल एक्सपेंशन ना हो, अगर हो गया, अगर कोई गैप नहीं है तो क्या होगा, उस थर्मल एक्सपेंशन का एक प्रेशर बिल्टअप हो जाएगा जो किस पे लगेगा, आगे वाले पार्ट पे, ठीक है। तो क्या इसका आंसर होगा, इज इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल विद द लार्जर डेप्थ एट द रेयर एंड। रेयर एंड पे क्या होता है, लार्जर डेप्थ जान के बनाया जाता है, ठीक है, जानबूझ के। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या क्वेश्चन है, अ फोर व्हील व्हीकल, एक कार ही मान लेते हैं, is moving in a sharp circular path at a high speed will overturn about its outer wheels। outer wheels समझ रहे हैं, overturn about its inner wheels, skid outwards, skid inwards। क्या पूछ रहा है, शार्प सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, गाड़ी चल रही है, एक चार चक्के की गाड़ी। अब आपसे पूछ रहा है, एक तो होगा, अगर ये इस सर्कल को देखते हैं और इस पे अगर एक गाड़ी चल रही है, ठीक है, मान लेते हैं ये इसका इनर व्हील है, ये इसका आउटर व्हील है, तो ये आउटर व्हील क्या होगी, क्या होगा, बाहर की तरफ भागेगा और फ्रिक्शन इसको अंदर की तरफ करेगा, यहाँ पे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों लगेगा, तो क्या करेगा कि ओवरटर्न इट्स आउटर व्हील्स को ओवरटर्न करेगा और स्किड आउटवर्ड्स करेगा, और फिर वही फ्रिक्शन उसको अंदर की ओर ढकेलेगा, तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों लगेगा। यहाँ इसका आंसर क्या जाएगा, 1 और 3। अब क्वेश्चन आ गया हमारा 28 कि इफ एन एप्पल इज रिलीज्ड फ्रॉम एन ऑर्बिटिंग स्पेसशिप। क्या क्वेश्चन पूछा हमसे, एप्पल आ गया है, अब तो एप्पल आ गया है तो ग्रेविटेशन आ जाएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एप्पल आते ही फिजिक्स पढ़ना हमारा सक्सेसफुल हो जाता है कि फिजिक्स पढ़ा और एप्पल नहीं, एप्पल का गिरना नहीं पढ़ा तो क्या फिजिक्स पढ़ा। तो एप्पल इज रिलीज्ड फ्रॉम एन ऑर्बिटिंग स्पेसशिप, एक स्पेसशिप है स्पेस में जो ऑर्बिट कर रही है और वहीं से एक एप्पल फेंक दिया है, वो क्या करेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन लेगा, रिलेटिव मोशन में जो स्पेसशिप का मोशन होगा उसी स्पीड के साथ वो स्पेस में घूमना शुरू हो जाएगा। ऑप्शन पढ़ते हैं, फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, क्यों आएगा स्पेसशिप से अर्थ की तरफ, मूव एट अ लोअर स्पीड, वाई, वो वही स्पीड को गेन करेगा जो स्पेसशिप की स्पीड होगी, मूव अलॉन्ग विद द स्पेसशिप एट द सेम स्पीड, करेक्ट, मूव एट अ हायर स्पीड, नो, इट विल अटेन द same speed of the spaceship. So what would be the answer? C. Next, the two balls of iron and wood. अब कह रहा है एक लोहे और एक लकड़ी का, कि दो बॉल्स हैं, ठीक, एक लोहा और एक लकड़ी, सेम वेट, बिल्कुल इस पे ध्यान रखेंगे कि सेम वेट का है, ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट, हाइट भी सेम हाइट से ड्रॉप किया हुआ है, मान लो एक 4-5 फ्लोर की बिल्डिंग से दो, एक आयरन बॉल को और एक वुडन बॉल को हमने ड्रॉप कर दिया। इन द एयर, मीडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एयर रेसिस्टेंट है या नहीं है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आंसर बदल जाता है। अगर ये इन एयर ना लिखा होता तो कुछ भी होता, कितने भी वेट का होता, इसका आंसर बदल जाता, लेकिन इन एयर लिख के क्या कर रहा है, एयर रेसिस्टेंट बना रहा है इसको, ठीक। अब ऑप्शन होता क्या है कि जब एयर है तो अगर वैक्यूम होता, फ्री फॉल का ये क्वेश्चन होता, तो उसमें क्या होता है कि अगर फिदर हो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, अगर फिदर हो, वुडन बॉल हो, आयरन बॉल हो, एक हाइट से फेंका है तीनों को और फ्री फॉल का केस है, मतलब देयर इज नो एयर, तो तीनों एक साथ गिरेंगे, हार्डली मैटर्स द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी क्या है, एयर में फेंक रहे हैं, सेम वेट है, तो अगर आयरन और वुडन का जो ऑब्जेक्ट है वो सेम है, तो जो आयरन वाला होगा वो छोटा होगा,
क्योंकि वेट सेम है, वुडन के बराबर रखना है, उतने ही वेट में वुडन बड़ा हो जाएगा। इन दोनों को ड्रॉप किया है सेम हाइट से, एयर रेसिस्टेंस है, तो एयर क्या करेगा, बड़ी बिगर ऑब्जेक्ट को, जो बड़ी चीज है उसको नीचे गिराने में टाइम लगाएगा। तो जो वुडन होगा वो नीचे देरी से गिरेगा, आयरन पहले गिर जाएगा। ऑप्शंस पढ़ते हैं। दे रिच द ग्राउंड, ये द नहीं है, दे है। दे रिच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, वन फॉल्स फर्स्ट अनदर फॉल्स लेटर, गलत। द वुडन बॉल फॉल्स लेटर। अगर हम देखें बी और सी, बी सही हो सकता है कि एक पहले गिरेगा एक बाद में गिरेगा, लेकिन क्योंकि ये स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन पहले गिरेगा कौन बाद में गिरेगा, इसलिए बी गलत है। वुडन बॉल बाद में गिरेगा, आयरन बॉल पहले गिरेगा, तो आंसर क्या जाएगा हमारा, सी। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन है हमारा, द अर्थ ट्रेवल्स इन इट्स ऑर्बिट एट अ स्पीड ऑफ अप्रॉक्स 4400 किलोमीटर पर आवर, व्हाई डू वी नॉट फील दिस हाई स्पीड। अब इसको अर्थ से ना भी समझें तो अगर हम एक कार से समझें कि हम एक कार में बैठे हैं शीशे ऊपर चढ़ा के, ठीक है, खिड़कियां बंद हैं कार की, आप कितने भी स्पीड में गाड़ी ले जाओ, जब तक आप उधर देखोगे आपको लगेगा पूरा जो सराउंडिंग है वो हमारे साथ उसी स्पीड में चल रहा है। तो वी डोंट फील द स्पीड। स्पीड कब पता चलती है, जब या तो एक्सेलरेट होती है गाड़ी या जब गाड़ी में ब्रेक लगता है। तो जो रिलेटिव स्पीड है वो हमारे जितनी ही बन जाती है। तो सेम इज द कंडीशन हियर कि अर्थ कितने भी स्पीड से मूव कर रहा है, हम भी उसी स्पीड में मूव कर रहे हैं, दैट इज द रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि अर्थ इतनी तेजी से मूव कर रहा है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। बिकॉज वी आर टू स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द अर्थ, गलत। आवर रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ अलोंग द अर्थ ऑर्बिट इज जीरो, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हमारा रिलेटिव स्पीड जो अर्थ के साथ है वो जीरो है, हम उसी स्पीड में मूव कर रहे हैं जिस स्पीड में अर्थ मूव कर रहा है। इफ अ पर्सन सिटिंग इन अ लिफ्ट देन ही विल फील दिस वेट, दैट हिज वेट गेट्स इंक्रीज्ड। अब एक लिफ्ट में है, बैठा हुआ एक इंसान है, कह रहा है उसका when will he feel that his weight gets increased? A, when the elevator going upward expeditiously, यही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ जो एक तो एलिवेटर है, एक तो एलिवेटर है जो मूव कर रहा है एक सर्टेन एक्सेलरेशन से, ठीक है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, एक जो फोर्स होगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, और दूसरा नीचे से ग्रेविटी भी लगेगी, ग्रेविटी भी उसको अपनी तरफ पुल करेगी, तो mg हो जाएगा। तो इसका जो वेट होगा वो क्या होगा, मास, क्लियर है, एक मिनट क्लियर लिखूं, मास इसका टोटल एक्सेलरेशन ये हो जाएगा। तो वेट ज्यादा कब होगा, जब एलिवेटर ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, वाई डू पेंडुलम क्लॉक्स यूजुअली लूज टाइम इन समर। अगर आपको पेंडुलम, आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द टाइम पीरियड। अगर आपको पता होना चाहिए कि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर टाइम पीरियड को आप रिलेट करेंगे लेंथ ऑफ द पेंडुलम से, तो जो फॉर्मूला बन के आता है वो आता है 2π√L/g। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कि समर में क्या होता है, पेंडुलम का जो लेंथ है वो बढ़ जाता है। तो जब पेंडुलम का लेंथ बढ़ जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, तो टाइम पीरियड अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड इज डिपेंडेंट ऑन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ऑप्शंस पढ़ते हैं। ड्यू टू लॉन्गर डेज इन समर, ड्यू टू फ्रिक्शन कॉज्ड बाय कॉइल्स, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम increases, increasing the time period of unit oscillation, the weight of the pendulum changes in summer, गलत। हमने देखा टाइम पीरियड इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, सी। ठीक है, next our question is, there is no atmosphere on the moon because it is near to the earth, it receives light from the sun, it revolves around the earth, the escape velocity of gas molecules on it less than रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हियर। आपने वेलोसिटी इसको देखा होगा बहुत जगह, अर्थ के केस में 11.6 की वैल्यू आती है एस्केप वेलोसिटी की, तो मून पे एस्केप वेलोसिटी इतनी ज़्यादा है कि वो मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रख नहीं पाती है, तो इस वजह से वहाँ एटमॉस्फेयर बन नहीं पा रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा, डी।
नेक्स्ट, अ फॉर्म ऑफ मैटर हैज नो फिक्स शेप बट इट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। एक मैटर, एक अब फिजिकल मैटर पे हम आ गए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे फिजिक्स में आ गए हैं, यही शेप ऑफ मैटर आ गया है तो इतना समझ सकते हैं। तो एक मैटर है जिसका कोई फिक्स शेप नहीं है लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है, नो फिक्स शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कार्बन स्टील का फिक्स वॉल्यूम भी होगा, फिक्स शेप भी होगा। क्रिप्टन इज अ गैस, तो ना वॉल्यूम होगा ना उसका शेप होगा। केरोसिन शेप तो नहीं होगी लेकिन वॉल्यूम होगा। वही पूछा भी है कि फिक्स्ड वॉल्यूम है बट नो फिक्स शेप, तो आंसर क्या जाएगा, सी। द रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल बिकॉज दे फॉल फ्रॉम बिग हाइट। बी, द एयर हैज रेजिस्टेंस। सी, द वाटर हैज सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन क्या होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कि उसको कम से कम एरिया में समेट दें, उसका सरफेस एरिया कम से कम कर दें, दैट इज द प्रॉपर्टी, है ना। उसी वॉल्यूम में सरफेस एरिया उसका कम से कम कर दें, दैट इज सरफेस टेंशन। तो रेन ड्रॉप्स जो स्फेरिकल बन जाता है उसके सरफेस एरिया को कम कर देता है, वो क्यों, बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट द सरफेस एरिया। Kerosene oil floats on water because its density is greater than the density of water, its density is less than the density of water, its density is equal to the density of water। equal होती तो float ही नहीं करता। अब है कि डेंसिटी लेस और डेंसिटी ग्रेटर देन, तो वाटर की डेंसिटी केरोसिन से होती है ज्यादा, इसलिए केरोसिन उस पर फ्लोट कर जाता है, तो डेंसिटी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। और एक और रीजन क्या होता है, अगर हम देखेंगे तो डेंसिटी है वाटर की ज्यादा, केरोसिन की कम, तो यहाँ पे जो सरफेस टेंशन लगेगा, जो वाटर का सरफेस टेंशन क्या करेगा, केरोसिन को अपने ऊपर स्प्रेड कर देगा, क्योंकि वाटर का सरफेस टेंशन ज्यादा है और केरोसिन का सरफेस टेंशन होगा कम, तो केरोसिन पानी के ऊपर फैल जाएगा। लेकिन अगर पानी में हम वाटर ड्रॉपलेट डालेंगे फिर क्या होगा, what happens when some charge is placed on a soap bubble। ये सारे सरफेस टेंशन के क्वेश्चंस हैं, क्या सोप बबल पे अगर हम चार्ज प्लेस कर रहे हैं तो क्या होगा, चार्ज पहले उस बबल पे फैल जाएगा, फिर जो सेम चार्जेस होंगे वो आपस में रिपल्शन क्रिएट करेंगे, रिपल्शन क्रिएट करेंगे मतलब उसके रेडियस को बढ़ाएंगे, साइज को बड़ा करेंगे, तो क्या होगा, रेडियस इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट, while traveling by a plane the ink of pen starts to come out। अब प्रेशर के क्वेश्चन में हम आ गए हैं कि प्लेन में अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो जो फाउंटेन पेन होगा, यहाँ फाउंटेन पेन नहीं लिखा है, फाउंटेन पेन ही लेके चलेंगे, तो फाउंटेन पेन क्या होगा, उसका इंक बाहर को आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जो प्रेशर का मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जोन होता है, ये पढ़ा है आपने, ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा। तो जो इनसाइड द फाउंटेन पेन जो इंक का प्रेशर है वो हाई है, आउटसाइड प्रेशर लो है, तो प्रेशर कहाँ मूव करेगा, हाई टू लो, उससे क्या होगा, इंक बाहर आ जाएगा, ड्यू टू पेन स्टार्ट्स टू कम आउट ड्यू टू डिक्रीज इन एयर प्रेशर, ठीक है। द सर्फेस ऑफ लेक इज फ्रोजन इन सीवियर विंटर बट द वाटर इट्स बॉटम इज स्टिल लिक्विड, वाई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड टर्म्स में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, क्योंकि बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है कि हमसे पूछ रहा है कि सरफेस ऑफ लेक, सरफेस की जो किसी भी लेक की अपने अपने आसपास, अगर आप किसी बहुत ठंडी जगह से बिलोंग करते हैं या कभी आप शिमला वगैरह गए हैं तो वहां देखेंगे कि लेक का जो ऊपरी सरफेस है वो अक्सर फ्रीज हो जाता है, टीवी फिल्मों में भी देखते हैं कि लद्दाख वगैरह में लेक फ्रीज हो जाता है ऊपर का सरफेस, लेकिन जो बॉटम होता है वो स्टिल लिक्विड होता है। इसी यही रीजन भी होता है कि नीचे के जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सरवाइव कर रहा है। अगर पूरा ही लेक फ्रॉम द बॉटम टू द अपर सरफेस फ्रीज हो जाएगा तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स तो मर जाएंगे, लेकिन वो सरवाइव कैसे कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर, कि द डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस होती है। अब एक चीज समझते हैं कि मान लो सराउंडिंग में टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है, तो टेम्परेचर कम हो रहा है, 5-7 डिग्री हो रहा है, 6 डिग्री हो रहा है, 5 डिग्री हो रहा है, 4 डिग्री हो रहा है, 4 डिग्री तक पहुंच रहा है, ठीक, तो उसमें क्या होगा, 4 डिग्री पे जब पहुंचेगा टेम्परेचर तो जो नीचे जो ऊपर का सरफेस का वाटर है वो क्या करेगा, नीचे जाएगा, ठीक है, नीचे जाके जो जितना वाटर जाएगा उतना नीचे के पानी को डिस्प्लेस भी करेगा, फिर वो ऊपर आएगा, फिर वो फ्रीज करेगा, फिर ऊपर वाला नीचे आएगा, इस तरह से एक साइकिल नीचे चलते रहेगी 4 डिग्री सेल्सियस पे, कि जब जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पे आएगा वाटर अपने आप डिस्प्लेस होके नीचे आ जाएगा, ठीक है, दिस साइकिल विल कीप ऑन गोइंग। तो इससे क्या होगा, और एक टाइम आएगा
जब पूरी सर्कुलेशन जब होती रहेगी तो ऊपर का सरफेस क्या हो जाएगा, 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाएगा, और नीचे जो वाटर है, नीचे का टेम्परेचर अराउंड 4 डिग्री सी रहेगा, जिससे वाटर फ्रीज नहीं होगा, वो 0 डिग्री सी पे अटेन ही नहीं कर पाएगा फ्रीज होने के लिए। तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या रहती है, मैक्सिमम इज एट 4 डिग्री सेल्सियस। A needle sinks in water, whereas a ship made of iron floats on its। यहाँ लॉ ऑफ फ्लोटेशन लग रहा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की अगर हम बात करेंगे, कि शिप को बनाया ही ऐसा जाता है, प्रिंसिपल की बात करेंगे कि शिप को ऐसा ही बना जाता है कि वो पानी की डेंसिटी से मैच करे, लेकिन निडल की जो डेंसिटी होगी, रिलेटिव डेंसिटी, वो पानी वाटर से बहुत ज्यादा होगी, तो वो सिंक कर जाएगा। फ्लोट करने के लिए उसको कम से कम वाटर डेंसिटी के इक्वल होना चाहिए। तो हमारे ऑप्शंस क्या क्या है, द एज ऑफ द निडल इज पॉइंटेड, द शिप इज फ्लैट, द शिप ड्राइव्स बाय अ पावरफुल इंजन, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द निडल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट। आई होप कि आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल को, लॉ ऑफ फ्लोटेशन को, ये सब अच्छे से पढ़ा होगा, बायोन्सी को ये सब पढ़ा होगा, तब ऐसे क्वेश्चंस आपको अलग नहीं लगेंगे। द क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमोस्फियर बिकॉज ऑफ देयर लो टेम्परेचर, वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी। क्यों फ्लोट करते हैं एटमॉस्फेयर में, डेंसिटी, डेंसिटी बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी चीज को लाइटर या हैवियर बनाने के लिए, तो डेंसिटी कम होगी इसलिए वो फ्लोट करेगा। Why it is easier to swim in the sea than in a river? The sea water is salty, the sea water is deep, the sea water is heavier, the sea water is lighter। अब सी में स्विम करना आसान क्यों होता है, क्योंकि जो समुद्र का पानी होता है वो सॉल्टी होता है, सॉल्ट के होने की वजह से क्या होगा, उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो डेंसिटी जो डेंस वाटर होगा वहां तैरना आसान हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, द सी वाटर इज हेवियर। When a ship enters a sea from a river, what happens? It rises a little, it remains at the same level, it sinks a little, it emerges in the bottom of the sea। अब क्या होगा, शिप एक नदी से, एक जहाज कहाँ आ रहा है, समुद्र में, ठीक है, तो उसका लेवल क्यों राइज कर जाएगा, लेवल राइज करेगा क्योंकि सी वाटर सॉल्टी है, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो जब वो समुद्र में आएगा तो उसका लेवल अपने आप राइज हो जाएगा, बिकॉज द वाटर इज हेवियर देयर, डेंस वाटर है वहां पे, तो इट विल राइज अ लिटिल। अब इतना ज्यादा भी नहीं हो जाएगा कि वो बहुत माइन्यूट सिग्निफिकेंस की चीज होगी। द विजिबल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन हमसे पूछ रहा है कि सोलर रेडिएशन का विजिबल रेंज क्या है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा एंगस्ट्रॉन के टर्म में हम पढ़ते हैं, 4000 एंगस्ट्रॉन से 7000 एंगस्ट्रॉन। यहाँ पे आपको नैनोमीटर के टर्म्स में दिया हुआ है 100 से 400, 400 से 700, 740 से 10,000। तो अगर इसी को कन्वर्ट करेंगे एंगस्ट्रॉन में, नैनोमीटर को, तो 4000 से 7000 हो जाएगा। Among the colors mentioned below, the eye is most sensitive to colors between, ऑप्शन क्या क्या है हमारे, रेड एंड ग्रीन, ऑरेंज एंड येलो, ग्रीन एंड ब्लू, येलो एंड ग्रीन। हमारा आई सेंसिटिव किस कलर के लिए है सबसे ज्यादा, येलो एंड ग्रीन के लिए, ठीक है। Which of the following statement is not correct? ऑप्शंस क्या क्या है हमारे, ह्यूमन ईयर बिकम्स मोस्ट सेंसिटिव एट 1000 हर्ट्ज। दूसरा क्या है, ह्यूमन आई बिकम्स मोस्ट सेंसिटिव फॉर रेड कलर। तीसरा क्या है, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग इज 1/10 सेकेंड, बिल्कुल सही है ये। परसिस्टेंस ऑफ विजन इज 1/16, ये भी सही है। मोस्ट सेंसिटिव, 1000 हर्ज में अगर कोई चीज चलेगी तो ह्यूमन ईयर तो सेंसिटिव होगा ही होगा। ह्यूमन आई बिकम्स मोस्ट सेंसिटिव टू रेड कलर, नहीं, येलो एंड ग्रीन। अभी पीछे ही क्वेश्चन में हमने देखा कि रेड एंड येलो एंड ग्रीन के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट। अब लाइट के रेडिएशन का नेचर पूछ रहा है, बेसिकली लाइट का नेचर पूछ रहा है आपसे कि लाइट का नेचर क्या होता है, लाइक वेव, लाइक पार्टिकल, लाइक बोथ ऑफ वेव एंड पार्टिकल, लाइक नाइदर ऑफ वेव नॉर ऑफ पार्टिकल, इट एक्ट्स बोथ लाइक अ वेव एंड अ पार्टिकल एज वेल। तो आंसर क्या जाएगा, सी। लाइट appears to travel in a straight line because it consists of small particles, the velocity of light is very large, the wavelength of light is very small, light is reflected by the surroundings। अब स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट हमने पढ़ा है, ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं। क्यों चलता है, क्योंकि द वेलोसिटी, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल, ठीक है। The time taken to reach the sunlight up to the surface of earth is approximately, अब ऑप्शंस देखेंगे तो आंसर आपको अपने आप पता चल जाएगा कितना लगता है, अराउंड 8 मिनट्स लगता है। 8 बहुत
माइन्यूट डिफरेंस दिया हुआ 8.2, 8.3, 8.4, तो वहां डिफिकल्ट हो जाएगा करना, लेकिन ऐसे ऑप्शंस में जहां 4.2, 4.8, 8.5, 3.6 है, यहाँ आसान है करना कि अराउंड 8 मिनट्स लगता है, तो 8.5 मिनट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वेलोसिटी? अभी 50th क्वेश्चन है, हमें 100 क्वेश्चंस करने हैं, तो कीप योर जोश हाई। Which of the following has the highest velocity? Cosmic rays, light, electron, supersonic wave. Nothing in this universe travels faster than light. Okay? तो इसमें highest velocity किसकी होगी? Light. Which of the following does not change when light travels from one medium to another? Very good question. फंसने के चांसेस ज्यादा इसलिए हैं कि जनरली ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जल्दबाजी कि पूछ रहा है हमसे कि डज नॉट चेंज। अगर लाइट ट्रेवल करता है वन मीडियम टू अनदर मीडियम कहने का क्या मतलब है? फ्रॉम रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है। क्या क्या बदलता है? वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेलोसिटी बदल जाएगी, रेयर से डेंसर में जाए चाहे डेंसर से रेयर में आए, वेवलेंथ बदल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा। क्या नहीं बदलेगा? तो नहीं बदलेगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। When light waves pass from air to glass, the variable affected are wavelength, frequency and velocity, velocity and frequency, wavelength and frequency, wavelength and velocity। तो क्या होगा इसका आंसर? wavelength and frequency। The phenomenon used in optical fiber for transmission of light energy। ऑप्टिकल फाइबर का कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड होता है? अगर हमने ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ा है तो किस पे बेस्ड होता है? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग और रिफ्रैक्शन। किस पे बेस्ड होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक बार आप इंटरनेट पे जाके जरूर देखिएगा कि ऑप्टिकल फाइबर्स दिखते कैसे। अब एग्जाम से पहले देख लीजिए, एग्जाम के बाद अगर एक बार ऑप्टिकल फाइबर्स को आप सर्च करेंगे तो वहां आपको दिखेगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर्स। फिर ऑप्टिकल फाइबर्स का क्वेश्चन आ गया, इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और पोलराइजेशन। क्या होगा? ऑप्टिकल फाइबर्स इज बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इन ह्यूमन आई लाइट रेज गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यूट्रल इंपल्सेस। अब ह्यूमन आई का क्वेश्चन आया है, इसमें कह रहा है कि लाइट रेज गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यूट्रल इम्पल्सेस। कहाँ होता है? इमेज फॉर्मेशन कहाँ होती है ह्यूमन आई में? कॉर्निया, प्यूपिल, रेटिना, रेंस। कहाँ होगा? रेटिना पे। नेक्स्ट, द कलर ऑफ द स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स। अब कलर ऑफ द स्टार कह रहे हैं, रेड होता है, येलो होता है, ब्लू होता है कलर का स्टार, स्टार के कलर्स यंगर उसका। और ये कलर्स क्या दिखाते हैं? यंगर वर्जन, एडल्ट वर्जन, ओल्डर वर्जन, ठीक है। तारा अगर पुराना होते जाता है तो वो लाल रंग का हो जाता है, ठीक। डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, टेम्परेचर, लिमिनोसिटी, डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो कलर क्या शो करता है? उसका टेम्परेचर। जैसे जैसे पुराना होता जाएगा उसके अंदर फ्यूजन होता है, जो सन के अंदर होता है, फिजन फ्यूजन रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, तो फ्यूजन रिएक्शन होता है उसके अंदर। तो जैसे जैसे एजिंग करेगा स्टार तो उसका कम होते जाएगा हीट, टेम्परेचर, तो कलर बदलता जाएगा। तो दिस विल बी टेम्परेचर। 57 क्वेश्चन है हमारा एजर्सन रीजन का। इन द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट द रेड लाइट इज मोर एनर्जेटिक देन ग्रीन लाइट। रीजन कहता है द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन ऑफ ग्रीन लाइट। ये तो सही है, इसलिए हम इसको सिग्नल्स में, अगर रेलवे सिग्नल्स में आप देखेंगे तो हम किसको यूज करते हैं? रेड लाइट को, क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा है तो दूर तक जाता है, ठीक है। तो रीजन तो सही है, लेकिन अगर वेवलेंथ ज्यादा है, कोई चीज अगर दूर तक ट्रेवल कर रही है, अगर जैसे ये सेशन हम लंबी ले रहे हैं तो एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी ना। तो रेड जो कलर है उसका वेवलेंथ अगर लंबा है तो एनर्जी कम होगा, ना कि ज्यादा होगा। तो इट इज नॉट मोर एनर्जेटिक, इट इज लेस एनर्जेटिक। तो एजर्शन हमारा गलत हो गया। तो आंसर क्या जाएगा हमारा? बोथ ए एंड आर बी, बोथ ए एंड आर ए इज ट्रू, नो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। Okay, at what temperature are the reading of centigrade and Fahrenheit thermometer the same? अभी सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का रिलेशन पूछ रहा है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो ये फॉर्मूला क्या होता है? C/5 F-32/9। तो ये हमसे पूछ रहा है, ये ट्रायल करके ही इसको पता कर सकते हैं कि इसमें से कौन सी वैल्यू को पुट करेंगे
तो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड सेम होगा, तो वैल्यू को पुट करते हैं। फ़ारेनहाइट को मान लेते हैं -40, तो सी का वैल्यू पता चल जाएगा, पहले से ही शुरू करेंगे। तो एफ -40 हो जाएगा, ये -32/9 इम्प्लाइज 2 C/5। 40 और 32 माइनस में है, क्लियर दिख रहा है आपको, कंफ्यूज मत करिएगा, ये इक्वल टू वाला है। -40 -32 क्या हो जाएगा, -72/9। तो C इज इक्वल टू, और ही कर लेते हैं, -72 इंटू 5/9 क्या हो जाएगा, 5 2 10, हैंडिंग 1 7 5 35 36। ठीक है, यहाँ माइनस है, तो 9 क्रॉस होके क्या हो जाएगा, -40। ठीक है, तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जब -40 डिग्री पे बराबर आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। बाकी तीनों को चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर ऐसे ऑप्शंस में -40 और 40 दोनों दिया हुआ है, तो हो सकता है माइनस आंसर इसी दोनों में से कोई हो, तो जब हम चेक करेंगे तो इन्हीं दोनों में से किसी एक को पहले उठाएंगे। लेकिन तरीका है कि ऑप्शन ए से आप पहले शुरू कीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स ऑफ टेम्परेचर डज नॉट हैव अ नेगेटिव वैल्यू। ऑप्शंस क्या क्या है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रेमोर। तो अगर हम देखें कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन तो हमने अभी जस्ट देखा। केल्विन जो होता है वो 273 डिग्री होता है, 273 से ही शुरू होता है, तो केल्विन कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं रखता है। ठीक, एक्सपेंशन ड्यूरिंग हीटिंग occurs only in solid, increases the weight of material, decreases the density of material, occurs at the same rate for all liquids। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, density is equal to mass upon volume। ठीक है, तो हम एक्सपैंड कर रहे हैं उसको, तो इससे क्या होगा, मास अफेक्टेड होगा, इंक्रीजेस द वेट ऑफ द मटेरियल, आप खुद देखिए, डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। ये क्या करेगा, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल को डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा, एक्सपेंड कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये रिलेशन को अगर आप देखेंगे, इस रिलेशन को अगर आप देखेंगे कि एक्सपेंशन के बाद अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा, डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। थर्मोस्टैट क्या होगा, थर्मोस्टैट इज अ डिवाइस मेजर्स हीट, measures temperature, automatically regulates the temperature of a system, automatically regulates the pressure of a system। क्या होगा इसका आंसर, automatically regulates the temperature of a system, thermostat। अब एक बहुत जनरल यूजुअल फीचर का क्वेश्चन, अक्सर घर में जो बिस्किट्स होते हैं अगर उसका पैकेट आप ओपन छोड़ दें तो वो सॉगी हो जाता है। अब उस सॉगी बिस्किट्स के पैकेट को क्या करेंगे, फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर, तो आप देखेंगे कि वो फिर से ठीक हो गए। अब वो कैसे होता है फिनोमेना, उसका आंसर आपको इसके ऑप्शंस में मिलेगा। When soggy biscuits are kept inside the fridge for some time, they become crispy because cooling relaxes extra moisture। गलत, कूलिंग हो रहा है तो मॉइस्चर एक्स्ट्रा रिलीज कर रहा है, नहीं। ह्यूमिडिटी इनसाइड द फ्रिज इज लो एंड एक्स्ट्रा मॉइस्चर इज अब्सॉर्ब्ड। Humidity inside the fridge is high and extra moisture is absorbed. Pressure inside the fridge is high and help in releasing extra moisture। अगर moisture release करेगा तो सॉगी क्रिस्प हो ही नहीं सकता है, वो और सॉगी हो जाएगा। तो ए और डी तो हो गए गलत। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमिडिटी इनसाइड द फ्रिज लो होता है या हाई होता है, ये आपको पता है। ह्यूमिडिटी इन फ्रिज के इनसाइड होता है कम। आप अक्सर देखेंगे कोई भी चीज अगर आप रख रहे हैं ओपन विदाउट कवरिंग इन द फ्रिज तो वो सूखने जैसा लगता है ना, वो उसमें आप देखेंगे कि वो सूख रहा है। या आप कोई सब्जी रख दीजिए, एक कटोरी सब्जी अगर आपने फ्रिज में रख दिया है और 2 3 दिन वो रह गया तो उसका सारा ग्रेवी खत्म हो जाता है, वो सूख जाता है। क्यों, क्योंकि फ्रिज के अंदर ह्यूमिडिटी है कम और मॉइस्चर, क्योंकि ह्यूमिडिटी कम है तो मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब कर लेगा। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने से क्या, उस चीज जो भी ऑब्जेक्ट आपने उसके अंदर रखा है, जो भी मटेरियल, उसका पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, क्रिस्प हो जाएगा। तो बिस्किट के क्रिस्प होने का भी यही रीजन है। आंसर क्या जाएगा, बी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। When a glass rod is placed in steam, its length increases but its width
रिमेन्स अनचेंज्ड, डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, बिकम्स इरेगुलर, क्या होगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा. In winter, you touch a log of wood and a rod of iron, you will feel rod of iron is colder because. इसका तो बिना ऑप्शन पढ़े आपको आंसर आना चाहिए. क्यों? आयरन और वुड की अगर हम बात करेंगे तो आयरन और वुड में आयरन क्या है, इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. तो इलेक्ट्रिक उसका जो हीट है वो जल्दी फ्लो करेगा. तो क्या होगा, द हीट ऑफ रॉड आयरन of iron is less than heat of log of wood. In comparison to wood, iron is a good conductor of heat. है ना, दिस इज द आंसर कि हीट का गुड कंडक्टर है तो हीट इजिली फ्लो करेगा, इसलिए वो इजिली कूलर हो जाएगा. 65. ऑन एडिंग कॉमन सॉल्ट टू वाटर, द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल. फिजिक्स को अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल से पढ़ेंगे ना तो मुझे लगता है कि सबसे आसान सब्जेक्ट होता है, जिसको सबसे टफ प्रोजेक्ट किया हुआ है कि फिजिक्स इज द टफेस्ट सब्जेक्ट अमंग ऑल. ये आसान हो जाता है. अभी एक क्वेश्चन देखिए, आप क्या पूछ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपने अगर डायरेक्ट पानी को रख दिया वो जल्दी उबल जाएगा. पानी में अगर आप दूध मिला दीजिए या चाय पत्ती रख दीजिए तो वो धीरे से उबलता है. क्यों? अगर वाटर को आपने कॉन्टामिनेट कर दिया, कोई सब्सटेंस ऐड कर दिया, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उस चीज का भी हो जाए, उस जो जो भी आपने ऐड किया है मटेरियल उसका भी बॉइलिंग पॉइंट होगा कुछ, तो वो दोनों मिलके और ज्यादा टाइम में बॉईल होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा. सिमिलरली अगर हमने पानी का आइस जमाया है फ्रिज में तो वो जल्दी जमेगा, लेकिन अगर हमने उसमें कुछ क्रीम वगैरह डाल दिया तो उसको जमने में टाइम लगेगा. क्यों? क्योंकि उस क्रीम का भी एक फ्रीजिंग पॉइंट होगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट उसका क्या होगा, और बढ़ जाएगा. तो क्या होगा, एडिंग कॉमन सॉल्ट टू वाटर द बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज, और फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा. मतलब और पीछे की ओर जाने को भी तो कम ही कहते हैं ना, 0 डिग्री से और माइनस में और कर दो, -3 -4, तो दिस इज डिक्रीजिंग, है ना. तो इंक्रीज एंड डिक्रीज रिस्पेक्टिवली. इट इज मोर कंफर्टेबल टू वियर व्हाइट क्लोथ्स इन समर बिकॉज. क्यों पहनते हैं? इट इज वेरी इजी टू आंसर कि दे रेडिएट द हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बॉडी, या फिर दे रिफ्लेक्ट ऑल द हीट फॉलिंग फ्रॉम द सन. वो क्या करता है, व्हाइट कलर क्या करता है, किसी भी कलर चीज को अब्सॉर्ब नहीं करता, इट रिफ्लेक्ट्स बैक. ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट कर देता है. आंसर गया एक. फूड गेट्स कुक्ड फास्टर इन अ प्रेशर कुकर. क्योंकि प्रेशर कुकर में फूड फास्टर क्यों कुक हो रहा है? वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट लो टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर. वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर. ठीक है, बी ही आंसर लग रहा है कि वाटर बॉईल करेगा. क्यों? हाई टेम्परेचर हो जाएगा, टेम्परेचर होगा हाई प्रेशर की वजह से. तो आंसर क्या जाएगा? बी. नेक्स्ट, when a bottle is filled with water and it is freezing the bottle the bottle breaks down. यहाँ भी एक कॉमा लगा देते हैं, easier to read. when a bottle is filled with water and it is freezing the bottle breaks down. हम अक्सर देखेंगे कि आपने रेफ्रिजरेटर में एक बॉटल डाल दिया है, कांच का एक बॉटल डाला पानी भर के, 2-3 दिन उसको डाल दिया फ्रीजर में, जब निकालेंगे तो वो फट जाता है. क्यों? क्योंकि लिक्विड एक्सपैंड करेगा. आइस जो है, जब वो पानी जम रहा है तो वो अपना वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा, तो वो कांच को ब्रेक कर देगा. तो वही लिखा है कि वाटर एक्सपैंड्स अपॉन फ्रीजिंग. अब समझ में आया कि फ्रिज में बॉटल डालते हैं तो वो टूट क्यों जाता है बहुत ठंडा होने पे? क्यों? क्योंकि जो अगर पानी को एक सर्टेन लेवल मिलता है तो वो एक्सपैंड करता है, जो बॉटल को तोड़ देता है. क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर compared to clear cloudless nights because clouds prevent cloud waves from the sky from descending on earth. हमसे पूछ रहा है कि जिस भी दिन आप देखेंगे कि बादल ज्यादा लगे हुए हैं, that is warmer, वो दिन गर्म हो जाता है. क्यों? prevent cloud waves from the sky from descending on earth reflect back the from. हाँ ठीक है, देखो अर्थ क्या करती है, हीट रिलीज करती है ना. हमने पढ़ा है कि रेडिएशंस आते हैं और लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म के रूप में. शॉर्ट फॉर्म रेडिएशंस में अर्थ भी हीट रिलीज करती है. अब ऊपर क्लाउड है तो वो क्लाउड क्या करेगा, जो रिलीज्ड हीट है उसको रोक देगा, तो वो हीट सराउंडिंग में ही फैल गया. तो जनरली क्लाउडी डे पे क्या होता है, और गर्मी बढ़ जाती है अनटिल एंड अनलेस इट रेन्स. तो आंसर क्या जाएगा? बी. नेक्स्ट 78th क्वेश्चन है हमारा, इफ द डोर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर आर लेफ्ट ओपन फॉर फ्यू आवर्स द रूम टेम्परेचर विल. ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इंस्पिरा पे हमने क्विज भी कराया है इस क्वेश्चन को लेके. इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता है. क्यों? क्योंकि आपने फ्रिज का डोर खोल के छोड़ दिया है, तो क्या करेगा कि उसको ठंडा करने के लिए फ्रिज के अंदर
और उसका इट विल किक स्टार्ट द प्रेशर, कि उसको और ठंडा करो तो और हीट रिलीज करेगा और रिलीज करेगा, तो इससे क्या होगा कि रूम का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, रेडियो वेव, साउंड वेव, एक्सरे, गामा रे। क्या है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का एग्जाम्पल? साउंड वेव। आपने वेव्स चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें आपने पढ़ा होगा मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैकेनिकल के अंदर लॉन्गिट्यूड एंड ट्रांसवर्स वेव्स। तो इनको अगर आपने पढ़ा है तो इट इज इजी टू आंसर। नेक्स्ट, इन अ सितार विच टाइप ऑफ साउंड वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड, प्रोग्रेसिव एंड लॉन्गिट्यूडनल। सितार में हम जानते हैं कि बॉडी से भी उसकी जो सितार की जब स्ट्रिंग को हम प्लग करते हैं तो उसकी बॉडी से भी आवाज आती है। तो प्रोग्रेसिव एंड लॉन्गिट्यूडनल, प्रोग्रेसिव एंड ट्रांसवर्स, स्टेशनरी एंड लॉन्गिट्यूडनल, स्टेशनरी एंड ट्रांसवर्स। क्या होगा इसका आंसर? स्टेशनरी एंड ट्रांसवर्स। नेक्स्ट, wireless communication is reflected back to the earth's surface by the troposphere, stratosphere, ionosphere, exosphere। किससे वायरलेस कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट बैक होती है? आयंस रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, तो आंसर क्या जाएगा? आयनोस्फेयर। 74th क्या आंसर हमारा? कॉस्मिक रेज आर चार्ज्ड पार्टिकल्स, आर अनचार्ज्ड पार्टिकल्स, कैन बी चार्ज्ड एज वेल एज अनचार्ज्ड। नाम है कॉस्मिक रेज, लेकिन ये होता क्या है? दीज आर चार्ज्ड पार्टिकल्स। क्या होता है ये? चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट कॉस्मिक रेज। अब अभी हमने पढ़ा कॉस्मिक रेज क्या है? चार्ज पार्टिकल्स। चलो ऑप्शंस पढ़ते हैं। दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कहाँ से हो जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? गलत हो गया। दे हैव वेरी शॉर्ट वेव लेंथ, रॉन्ग। दे आर मेड अप ऑफ हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स। कॉस्मिक रेज क्या होते हैं? हाईली चार्ज एनर्जेटिक पार्टिकल्स। सी विल बी द आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद एल्बिडो। क्या होता है एल्बिडो? ट्रांसमिटिंग पावर, एब्जॉर्बिंग पावर, एमिसिव पावर और रिफ्लेक्टिंग पावर। हर जगह आपने पढ़ा होगा एल्बिडो वैल्यू। एल्बिडो वैल्यू क्या होता है? जितना हम रिफ्लेक्ट करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जितना हीट रिफ्लेक्ट करेगी, जितनी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करेगी, वो क्या होगा? उसका एल्बिडो वैल्यू। तो व्हाट विल बी द एल्बिडो वैल्यू? एल्बिडो वैल्यू क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग पावर। ठीक है, ओके नेक्स्ट, which one of the following electromagnetic radiations has the maximum energy। अब एनर्जी मैक्सिमम पूछ रहे हैं। एनर्जी मैक्सिमम किसकी होगी? जिसकी वेवलेंथ छोटी होगी। ठीक है, तो विजिबल लेंथ, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड राइज, अल्ट्रावायलेट राइज, एक्स रेज, इनमें किसकी वेवलेंथ छोटी है? उसी की एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो विजिबल लाइट की अगर बात करें तो दैट विल हैव मैक्सिमम एनर्जी। नेक्स्ट, माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी इन रेंज ऑफ। क्या रेंज होगा माइक्रोवेव्स का? 300 किलो हर्ज, 3 मेगा हर्ज, 3 मेगा हर्ज टू 300 मेगा हर्ज, 1 गीगा हर्ज टू 300 गीगा हर्ज, 3 गीगा हंड्रेड टू 400 टेरा हर्ज। क्या होगा इसका आंसर? 1 गीगा हर्ज टू 3 गीगा हर्ज हैविंग फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ EM waves। Next, which one of the following types of waves are used in night vision apparatus। night vision apparatus में क्या यूज करते हैं? इंफ्रारेड वेव्स। आप जो ये मिलिट्री वगैरह में देखते हैं कि वो जंगलों में जाके कुछ सर्च करते हैं तो उनकी लाइट में क्या होता है? इंफ्रारेड वेव्स निकल रहा होता है नाइट विजन के लिए। ठीक है, वेव्स आर यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन। वेव्स आर यूज्ड फॉर कौन सा टेलीकम्युनिकेशन में कौन सा यूज होता है? विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और माइक्रोवेव। कौन सा यूज होगा? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव यूज होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी माइक्रोवेव यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वेंटेड बाय रॉन्टजन। रॉन्टजन का नाम आपने सुना होगा, बहुत बार याद भी किया होगा कि किसमें? रेडियो, एक्सरे मशीन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इनमें से कौन सा इन्वेंट किया था? एक्सरे मशीन। करेक्ट। द साउंड विल हैव द हाईएस्ट वेलोसिटी इन। साउंड की वेलोसिटी हाईएस्ट कहाँ होती है? सॉलिड में।
जब सॉलिड मीडियम सॉलिड होगा तो साउंड की वेलोसिटी का क्या हो जाएगी, हाईएस्ट। तो क्या होगा 82 का आंसर, स्टील। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ एको। एको, एको कभी किया है आपने, कभी पहाड़ों में जाएंगे और बहुत तेज चिल्लाएंगे तो आपकी ही आवाज आपको वापस आएगी, दैट इज एको। एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। क्या हो रहा है एको में, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो रहा है। आंसर क्या जाएगा, सी। नेक्स्ट, श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमिन्ड बाय। श्रिलनेस कि कोई भी वॉइस कितनी श्रिल है, किससे डिटरमिन होती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, वेवलेंथ ऑफ साउंड। क्या होगा आंसर, मोर देन वन ऑफ द अबव। व्हाट विल बी द आंसर, वेवलेंथ ऑफ द साउंड। नेक्स्ट, consider the following statements. A flute of smaller length produces waves of lower frequency. Smaller length, lower frequency कैसे करेगा। Sound travels in rocks in the form of longitudinal elastic waves only. अगर लेंथ स्मॉलर है तो फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी। हमने हमेशा पढ़ा है वेवलेंथ के भी केस में कि वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, वेवलेंथ अगर कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। तो अगर फ्लूट स्मॉलर लेंथ का है तो फ्रीक्वेंसी हायर हो जाएगी। साउंड ट्रेवल्स इन रॉक्स इन द फॉर्म लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिक वेव्स ओनली, गलत। तो आंसर क्या जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट, which of the following rays and waves are used to know the growth of fetus in the womb। अगर womb में fetus है तो आप प्रेग्नेंट लेडीज को चेक कराते देखते होंगे तो एक पर्टिकुलर टेस्ट का नाम आता है अल्ट्रासोनिक टेस्ट, अल्ट्रासाउंड जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं। तो कौन सा वेव यूज होगा, एक्सरेज, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रावायलेट। नाम ही आ गया अल्ट्रासोनिक वेव्स, तो आंसर आ गया सी। नेक्स्ट, डेसिबल यूनिट इज यूज टू मेजर, डेसिबल की बात कर रहे हैं, लाइट इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। तो साउंड को हम डेसिबल में मेजर करते हैं, ये कितने डेसिबल का साउंड है, तो साउंड इंटेंसिटी विल बी द आंसर। When the same tone is played on a sitar and a flute, sitar और flute पे हमने same tone play किया है, the sound produced can be distinguished from each other because of the difference in pitch, loudness and quality. Pitch and loudness, quality only, loudness only। अब कह रहे हैं कि सितार और फ्लूट पे एक जैसा टोन हमने प्ले किया है, डिफरेंस किससे क्रिएट होगा, क्वालिटी से क्रिएट होगा। पिच और लाउडनेस सेम हो सकती है लेकिन क्वालिटी कभी सेम नहीं होगी, तो क्वालिटी ओनली इज द डिसाइडिंग फैक्टर। इफ अ बल्ब ऑफ 100 watt burns for 10 hours, द एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंडिचर हमसे पूछ लिया, तो एक्सपेंडिचर पूछा है कि कितना यूनिट एक्सपेंड हो रहा है, तो कैसे निकालते हैं हम एनर्जी, पावर इनटू टाइम। तो पावर क्या हो गया हमारा 10 वॉट, और टाइम क्या है, सॉरी 100 दिया हुआ है, 100 वॉट और टाइम क्या दिया हुआ है 10। तो पावर के वॉट को हम 1000 में चेंज कर देंगे तब जाके हमारा यूनिट आएगा। तो ये 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा इससे, तो 1 किलोवाट आवर आ गया। तो 1 किलोवाट आवर क्या कहलाता है, 1 यूनिट। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बी। 15 बल्ब्स ईच ऑफ 200 वॉट कैपेसिटी, पावर क्या कह रहा है 200। तो 200 वॉट को अगर हम 1000 में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड कर दें, तो ये क्या हो गया हमारा पावर, पावर इनटू टाइम, वही फॉर्मूला लगेगा। कह रहा है सिल्क यारा टनल, अभी सिल्क यारा टनल में ही मजदूर फंस गए थे, याद है आपको, आर इल्यूमिनेटेड कंटिन्यूअसली फॉर 24 आवर्स। हमसे कह रहा है टाइम क्या है हमारा 24 आवर्स। ठीक, द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी 15, और 15 बल्ब है, ठीक है 15 बल्ब है, तो 0 0 कैंसिल। अब करते हैं इसको 0.2 से ही कर लेते हैं, फिर 24, 5 4 जो 24, आप भी कैलकुलेशन कर लीजिए साथ में, 0
तो हमारा हो गया ये, इसको 0.2 ले लेते हैं, ये 360 हो गया, कैलकुलेट करके यहाँ आ गया 360, तो पॉइंट गया इस जीरो से, तो 36 इंटू 2 इज 72, कहीं ऑप्शन है, तो 72 यूनिट्स विल बी द आंसर। कैसे निकालना है एनर्जी कंज्यूम्ड, पावर इनटू टाइम। पावर में अगर वॉट में वैल्यू दी हुई है तो उसको क्या करेंगे, किलो वॉट में चेंज कर लेंगे, इससे क्या हो जाएगा कि वो हमारा यूनिट निकलेगा, नहीं तो बाद में उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। An electric bulb is connected to 220 volt generator. The current is 0.5 एम्पियर। द पावर ऑफ द बल्ब, अब ये पावर ऑफ द बल्ब अब क्या करेंगे, मुझको आप लोग खुद निकाल के बताएंगे, क्योंकि फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। Of the two bulbs in a house, one glows brighter than the other. Which of the two has a larger resistance? अब रेसिस्टेंस का काम क्या है, करंट के फ्लो को कम करना। तो जब करंट का फ्लो कम हो जाएगा तो जो बल्ब होगा जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा वो क्या करेगा, डिम ग्लो करेगा, उसकी रोशनी कम होगी। तो आंसर क्या होगा, वन ऑफ द टू बल्ब्स, वन ग्लोज ब्राइटर देन द अदर, विच ऑफ द लार्जर रेसिस्टेंस किसका ज्यादा है, जो डिम होगा, जो डिम बल्ब होगा उसी का रेसिस्टेंस लार्जर होगा। How two identical bulbs should be connected to get maximum light? दो बल्ब को ऐसे कैसे कनेक्ट करें कि मैक्सिमम लाइट मिले। बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्या आंसर होगा, हमारे घर में कौन सा सर्किट होता है, सीरीज या पैरेलल? पैरेलल होता है, ताकि एक जैसा करंट फ्लो कर सके। तो दोनों ही बल्ब में एक जैसा करंट फ्लो करें, इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। A voltage of 15 volt is applied across a color coded carbon register with first, second and third rings of brown, green, black. What is the current flowing through the resistor? क्या होगा इसका आंसर, 15 volt is applied across color. What is the current flowing? 1 ampere इसका आंसर होना चाहिए। डायनेमो इज अ मशीन विच इज यूज्ड फॉर, डायनेमो किसके लिए यूज होता है, कन्वर्जन ऑफ हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, या लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। क्यों होता है, किसके लिए यूज होता है ये, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डायनेमो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फेराडे कांस्टेंट के बारे में पूछा है कि फेराडे कांस्टेंट क्या होता है। डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिपेंड्स ऑन द करंट पास्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट, डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट which is the electrolyte is dissolved, it is a universal constant। फेराडे क्या होता है, फेराडे कांस्टेंट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। नेक्स्ट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग इज बेसिकली, अभी हमने पढ़ा कि दो बल्ब को कनेक्ट करेंगे किस तरह से, सीरीज या पैरेलल में, कि वो बेटर लाइट देगा पैरेलल में। तो मैंने आपको बोला कि घर के कनेक्शंस किस में होते हैं, पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। क्या आंसर होगा इसका खुद बताइए, 98। सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज कनेक्शन विद इन ईच रूम एंड पैरेलल कनेक्शन एल्सवेयर। पैरेलल कनेक्शन होता है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग इज बेसिकली, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स आर फिटेड विद अ चोक, द चोक कॉइल इज। अब ऐसे ट्यूब्स होते नहीं है ये CFL, अब तो सब जगह LED लग रहा है ना, लाइट एमिटिंग डायोड वाले। ये है CFL वाला टाइम का क्वेश्चन। जब फ्लोरेसेंट लाइट होता था तो वो क्या करता था, स्टेप्स अप द लाइन वोल्टेज, B steps down the line voltage, C is reduces current in the circuit, chokes low frequency current। क्या होगा इसका आंसर, स्टेप्स डाउन द लाइन वोल्टेज। ये कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता था कि ट्यूबलाइट चोक को पहले करंट देता था और फिर वो चोक करंट को बैक करता था और फिर जाके ट्यूबलाइट जलती थी। तो स्टेप्स डाउन द लाइन वोल्टेज करता था। अब ऐसा क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम है। 100 क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी हमने बात किया था, जब हमने सेशन को शुरू किया था तभी हमने बात किया था कि जो क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी, और जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पास सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड, तो ये कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी। तो मुबारक हो, ये था आपका 100th क्वेश्चन। हमने फिजिक्स के कंप्लीट रिवीजन में पूरे 100 क्वेश्चंस लगाए हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो
तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, उस डाउट को हम रिजॉल्व करेंगे। ओके, सेशन अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये इस इंस्पिरा का टेलीग्राम लिंक है, आप इसको ज्वाइन करिए। यहाँ आपको लेक्चर्स रिलेटेड पीडीएफ और अदर इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स फॉर एग्जामिनेशन प्रोवाइड कराए जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। सेशन को बार बार रिवाइज करिए, आपका आउटपुट बढ़ेगा एग्जामिनेशन में। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू सो मच।